जी बिजनेस और एनसीडीएक्स की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मार्जिन मैनेजमेंट की। जी हाँ, वायदा बाजार में ट्रेडिंग के लिए मार्जिन मैनेजमेंट सबसे अहम माना जाता है और मार्जिन और सेटलमेंट मैनेजमेंट के लिए एक्सचेंज की पूरी एक टीम लगी होती है। एनसीडीएक्स की सब्सिडियरी नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड यानी एनसीसीएल, जो एनसीडीएक्स पर होने वाले सभी ट्रेड के लिए क्लियरिंग और सेटलमेंट सेवाएं देती है। तो कमोडिटी की क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डिलीवरी और सेटलमेंट सिस्टम में मार्जिन की अहमियत क्या है। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो डिलीवरी और सेटलमेंट सिस्टम में मार्जिन कैसे तय किया जाता है और इसका कितना अहम रोल है, इस पर पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मार्जिन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क को मैनेज करता है। अगर मार्जिन का मैनेजमेंट सही नहीं हो तो पूरी ट्रेडिंग सिस्टम चरमरा जाएगी। इसलिए मजबूत मार्जिन मैनेजमेंट ट्रेडिंग सिस्टम को बेहतर करता है। अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट करता है तो पहले से मौजूद मार्जिन के जरिए नुकसान की भरपाई करके डिफॉल्ट करने वाले मेंबर का पोर्टफोलियो बंद कर दिया जाता है। ट्रेडिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड ने मार्जिन नियम को काफी सख्त बना रखा है। जोखिम बढ़ने पर कोलैटरल वाले मार्जिन को ब्लॉक कर दिया जाता है। एनसीसीएल के मार्जिन सिस्टम में कई तरह के मार्जिन ट्रेडर्स को देने पड़ते हैं और माहौल के हिसाब से मार्जिन में जरूरी बदलाव भी होते रहते हैं। शुरुआती मार्जिन का मकसद संभावित भविष्य में जोखिम को कवर करना है। शुरुआती मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तय होते हैं। शुरुआती मार्जिन ऐसे चार्ज किया जाता है ताकि 3-4 दिनों का कम से कम 99% वैल्यू एट रिस्क और मार्जिन पीरियड ऑफ रिस्क कवर हो जाए। वैल्यू एट रिस्क आधारित शुरुआती मार्जिन के बाहर के रिस्क को मैनेज करने के लिए एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगाया जाता है। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बैक टेस्टिंग के आधार पर तय किए जाते हैं। न्यूनतम एक्सट्रीम लॉस के लिए सेबी ने 1% तय कर रखा है। उसके ऊपर इसमें स्प्रेड मार्जिन भी लगाया जाता है, जो एक ही कमोडिटी या अलग अलग कमोडिटी के सामान या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफसेटिंग पोजीशंस की दो कीमतों के बीच अंतर के आधार पर तय होता है। ऑफसेटिंग पोजीशन होने से क्लियरिंग कॉर्प के लिए जोखिम कम होता है। इसी तरह कुछ खास क्लाइंट से अगर उनका ओपन इंटरेस्ट तय सीमा के ऊपर जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन मार्जिन लिया जाता है। हाजिर महीने के वायदा कॉन्ट्रैक्ट में सट्टेबाजी को कम करने के लिए प्री एक्सपायरी मार्जिन लगाया जाता है। फिलहाल 7 दिनों के लिए 2.5% प्री एक्सपायरी मार्जिन है। इसके अलावा डिलीवरी मार्जिन वायदा एक्सपायरी के बाद सेटलमेंट तक की अवधि के लिए लगाया जाता है। ये मार्जिन एक्सपायरी से सेटलमेंट तक होने वाले प्राइस मूवमेंट को कवर करने के लिए लगाए जाते हैं। इतने सारे मार्जिन के बाद स्पेशल और अतिरिक्त मार्जिन भी लगाए जाते हैं। भारी उतार चढ़ाव के दौर में स्पेशल मार्जिन लगाए जाते हैं। वहीं अतिरिक्त मार्जिन उन परिस्थितियों से निपटने के लिए चार्ज किया जाता है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। यानी एक्सचेंज की तरफ से डिलीवरी और सेटलमेंट सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए मार्जिन नियमों को काफी सख्ती से पालन किया जाता है और इसके लिए नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड समय समय पर जरूरी बदलाव भी करती रहती है ताकि किसी भी माहौल में रिस्क को कम किया जाए और डिफॉल्ट जैसे खतरों को कम किया जा सके। तो दो बातें तो रिपोर्ट में क्लियर हो गई। एक तो ये कि मार्जिन मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, ये किस तरह से लगता है, और दूसरा ये कि इसकी अहमियत क्या है। लेकिन अब तीसरा बड़ा सवाल ये है, जो सवाल मैं अभी पूछने वाला हूँ, और ये बताने के लिए हमारे साथ रविंद्र राव जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के। रविंद्र जी, तीसरा सवाल मेरा, 2 सवाल का जवाब तो हमने रिपोर्ट के जरिए दे दिया है। तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एनसीसीएल ने कई तरह के मार्जिन नियम बना रखे हैं, तो क्या ऐसे में मौजूदा मार्जिन सिस्टम से डिफॉल्ट का रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है? इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए मृत्युंजय, मेरे हिसाब से जो मार्जिनिंग सिस्टम है वो मार्केट के वोलेटिलिटी को देख के बनाया जाता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लैक स्वान इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल में जो सिनेरियो हुआ था, तो एक्सचेंज में नेगेटिव प्राइसिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर उसे उन्होंने इनकलकेट किया। तो मेरे हिसाब से सिचुएशन देख के कोई ना कोई मार्जिन सिस्टम में बदलाव आ सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अभी का जो मार्जिनिंग सिस्टम है वो रोबस्ट नहीं है, दैट इज वेरी रोबस्ट, लेकिन
लुकिंग एट द वोलेटिलिटी मार्जिनिंग सिस्टम में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन जैसे अभी जो एक शॉर्ट प्ले हुआ जिसमें हमें सारा मार्जिनिंग सिस्टम के बारे में बताया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन है, जैसे कि इनिशियल मार्जिन है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है, डिलीवरी के टाइम पे टेंडर पीरियड मार्जिन लगता है, उसके बाद डिलीवरी मार्जिन लगता है। तो डिफॉल्ट के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, दैट गोज वेरी 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 डाउन। लेकिन जैसे अभी रिसेंटली एनसीडीएक्स एनसीसीएल में एक विलफुल डिफॉल्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा 3% मार्जिन एक्स्ट्रा 3% पेनल्टी लगा है, तो आई थिंक वो अगेन एक डिफॉल्ट से सेव होने के लिए 3% मार्जिन लगा हुआ है, 3% पेनल्टी लगा हुआ है। तो आई थिंक जैसे ही कोई मेजर कोई वोलेटिलिटी या फिर मेजर कोई लूपहोल दिख जाता है सिस्टम में, तो उसमें जो क्लियरिंग एजेंसी है या फिर एक्सचेंज है या फिर रेगुलेटर है, दे स्टेप इन और उसमें वो कोई ना कोई एक बदलाव करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो करंट मार्जिनिंग सिस्टम है, आई थिंक दैट इज क्वाइट रोबस्ट, लेकिन कोई ना कोई आगे ब्लैक स्वैन इवेंट हो सकता है व्हिच नोबडी नोज, दैट इज वेरी अनसर्टेन। उस समय हमें थोड़ा सा और सतर्क रह के उससे मार्जिनिंग सिस्टम को और थोड़ा सा बेटर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो होता है तो आई थिंक डिफॉल्ट के चांसेस। जी राइट। एक सवाल और कि क्या मार्जिन मैनेजमेंट सिस्टम का वॉल्यूम से कोई कनेक्शन है क्या, और आपको लगता है कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? आपका टेक क्या है इसके ऊपर? मेरे हिसाब से मृत्युंजय सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट के सामने आई थिंक वॉल्यूम को बढ़ाना इज वेरी रिस्की। लेकिन यस, अगर कोई कमोडिटी में वोलेटिलिटी काफी कम हो जाती है तो मार्जिन ऑटोमेटिक कम हो जाना चाहिए। जैसे कि क्रूड में हुआ था, क्रूड में 100% मार्जिन लग रहा था जब भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, लेकिन अभी द मार्जिन हैज कम डाउन टू 20%। तो मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी कुछ देर के लिए रहती है, तभी मार्जिनिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट होना चाहिए, क्योंकि दैट माइट क्रिएट अ बिग डिफॉल्ट। तो मेरे हिसाब से एक्सचेंजेस और जो भी रेगुलेटर्स है, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ती है तभी आपको देयर इज नो अदर चांस बट टू इंक्रीज द मार्जिन। उससे थोड़ा सा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि क्रूड में हुआ था, लेकिन अभी फिर से मार्जिन 20% पे आ गया, तो धीरे धीरे फिर से वॉल्यूम जो है वो लौट रहे हैं। तो आई थिंक जब भी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है तभी मार्जिन बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय वॉल्यूम को नहीं देखा जा सकता है, बिकॉज रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे ही वोलेटिलिटी कम होती है तो मार्जिनिंग थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, सो दैट द पार्टिसिपेशन इंप्रूव सके। जी ओके। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अभी कहाँ पर मार्जिन बढ़ाने या मार्जिन घटाने की गुंजाइश है या ज़रूरत है? मेरे हिसाब से मृत्युंजय, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द मार्केट वोलेटिलिटी। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो मार्जिनिंग बढ़ जाता है। जैसे कि अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में पहले टेंडर पीरियड मार्जिन नहीं लगता था, क्योंकि वो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अभी टेंडर पीरियड मार्जिन भी क्रूड में लगने लग गया है, बिकॉज ऑफ द इवेंट दैट हैपेंड अ फ्यू मंथ्स बैक। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है कि किसमें बढ़ाना चाहिए, किसमें कम करना चाहिए। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट वोलेटिलिटी। एक मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम रहना चाहिए, और जैसे ही कोई भी कमोडिटी में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आई थिंक मार्जिन बढ़ जाना चाहिए, और अगर वोलेटिलिटी कम होती है तो मार्जिन अपने आप नीचे आ जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मार्जिन मैनेजमेंट सिस्टम की अहमियत क्या है और ये किस तरह से काम करता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।